बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के इस YouTube चैनल पर BA प्रथम वर्ष लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके BA प्रथम वर्ष लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व के आपके पाठ्यक्रम के जो सेकंड यूनिट है उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है समन्वय। आज हम समन्वय के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि समन्वय क्या है। आज हम समन्वय का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत बताया जाता है। समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। समन्वय जिसे हम तालमेल भी कहते हैं, समन्वय तालमेल प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होता है। समन्वय के बिना संगठन के विभिन्न कार्य आपस में असंगठित हो जाते हैं और एक कार्य का लाभ, एक प्राप्ति का लाभ दूसरे को प्राप्त नहीं हो पाता है। प्रसिद्ध विद्वान मोने का मानना है कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है, और इसमें वे सभी सिद्धांत शामिल हैं जो इसके अधीन हैं और जो इसके जरिए कार्य करते हैं। मोने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत बताते हैं और इसमें उन्हीं सब सिद्धांतों को शामिल करते हैं जो समन्वय के अधीन है और समन्वय के जरिए अपना काम करते हैं। लेकिन समन्वय महज एक जरिया है, स्वयं लक्ष्य नहीं है। समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। समन्वय संगठन का लक्ष्य नहीं होता। समन्वय लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जरिया है, एक साधन है। न्यूमैन का इस संदर्भ में कहना है कि यह कोई अलग गतिविधि नहीं है, बल्कि एक नियति है जो प्रशासन के सभी चरणों में व्याप्त होनी चाहिए। समन्वय के अगर हम अभाव की बात करें, अगर समन्वय नहीं होगा संगठन में तो क्या होगा? समन्वय के आधार पर संगठन के विभिन्न सदस्यों के बीच एकरूपता और सहयोग की भावना अगर स्थापित नहीं की जाती है तो सभी जो सदस्य हैं वो अलग अलग दिशाओं में चलने लगेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप संघर्ष, तनाव और अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो सकती है। समन्वय के अभाव में पैदा होने वाले संघर्ष के 3 कारण हो सकते हैं। संगठन की इकाइयों या कर्मचारियों के कार्यों में दोहराव पैदा हो जाने के कारण वे एक दूसरे की प्रक्रियाओं को नहीं समझते हैं। एक संगठन की एक इकाई को यह पता नहीं रहता है कि दूसरी इकाई द्वारा क्या कार्य संपन्न कराया जा रहा है, इसलिए वह स्वयं भी उन कार्यों को करने लग जाती है जिसको अन्य इकाइयां स्वयं पहले से ही काम कर रही हैं। इसलिए दोनों के निर्णयों में संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है, संघर्ष बन सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है किसी कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कार्य विशेष को इतना अधिक महत्व देने के कारण जिससे वह दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना ही उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। यह भी समन्वय के अभाव में यह परिस्थिति उत्पन्न होती है। संगठन का अध्यक्ष कई बार शक्ति के लिए इतने लालची बन जाते हैं, उस लालच के वशीभूत होकर वे कई बार अनेक ऐसे काम करने लगते हैं जो वास्तव में दूसरों कार्य क्षेत्र में आने चाहिए। तो जो संगठन के अध्यक्ष होते हैं वो कई बार उनको ताकत प्राप्त होती है, उस ताकत का वो ऐसा लाभ उठाने लगते हैं कि दूसरों कार्य क्षेत्र के कार्य भी खुद करने लगते हैं। इससे संगठन में समन्वय समाप्त होने लगता है। अभी हमने बात की थी, समन्वय को हम लक्ष्य नहीं कह सकते। समन्वय लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है। न्यूमैन ने कहा है इस संदर्भ में कि समन्वय को एक पृथक क्रिया के रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह प्रशासन के सभी पहलुओं का एक भाग है। समन्वय का हम अर्थ जाने इससे पहले
समन्वय के दो प्रकार होते हैं, दो रूप में समन्वय प्रकट होता है, सकारात्मक रूप में और नकारात्मक रूप में। सकारात्मक और नकारात्मक, इसके दो, सकारात्मक व नकारात्मक समन्वय के दो पहलू हैं। अगर हम सकारात्मक रूप की बात करें तो सकारात्मक रूप में इसका अर्थ है कि संगठन के जो व्यक्ति होते हैं, संगठन की जो इकाइयां होती हैं, उन इकाइयों के बीच आपसी सहयोग और टीम वर्क पैदा करना। संगठन अपने सकारात्मक रूप में संगठन के कर्मचारियों में मिलजुल कर सहयोग पूर्वक कार्य करने की प्रवृत्ति का, कार्य करने की भावना का विकास करती है, संगठन के बीच में टीम वर्क को बढ़ाती है। नकारात्मक रूप में इसका अर्थ है, नकारात्मक रूप में यह समन्वय की प्रक्रिया संगठन में कार्यों के दोहराव को रोकती है। सकारात्मक रूप में तो है ये कि संगठन के व्यक्तियों और इकाइयों के बीच सहयोग और टीम वर्क पैदा करने के लिए कार्य करता है समन्वय। और नकारात्मक रूप में समन्वय का अर्थ यह है कि समन्वय किसी संगठन के व्यक्तियों या इकाइयों के बीच विवादों, निरंतरताओं, झगड़ों और परस्पर दोहराव को समाप्त करता है, कार्यों के दोहराव को रोकता है समन्वय। समन्वय न्यूमैन का इस संदर्भ में कहना है, WH न्यूमैन का इस संदर्भ में कहना है कि समन्वय कार्य की उचित मात्रा, समय और निर्देशन के द्वारा, समन्वय कार्य की उचित मात्रा, समय और निर्देशन के द्वारा काम को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों को क्रमबद्ध रूप से समकालीन बनाना है, जिसके परिणाम स्वरूप कथित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत क्रियाएं संभव होती हैं। यह WH न्यूमैन का कहना है। वह कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली synchronization of efforts to provide the proper amount, timing and directing of execution, resulting in harmonious and unified actions to a stated objective। यानी कि उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत क्रियाएं बनाना संभव होता है जब हम अपने जो कार्य है उसकी उचित मात्रा, समय और निर्देशन के द्वारा काम को पूरा करने के लिए सभी प्रयासों को क्रमबद्ध रूप से समकालीन बना दें, तब वह उद्देश्य को प्राप्त करने में के लिए सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत क्रियाएं संभव हो जाती हैं और जो उद्देश्य है वो प्राप्त करने में आसानी होती है। प्रयत्नों को ऐसी व्यवस्थित समकालिकता है, समन्वय क्या है? प्रयत्नों की ऐसी व्यवस्थित समकालिकता है, ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। तो ये एफर्ट्स कैसा है? टू प्रोवाइड द प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी समन्वय प्रयत्नों की ऐसी व्यवस्थित समकालिकता है जिससे किसी कार्य के निष्पादन का उचित परिणाम, समय तथा निर्देशन प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कथित उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्ण तथा एकीकृत क्रियाएं संभव होती हैं। यह न्यूमैन का कहना है। हम टैरी की परिभाषा की बात करें तो टैरी कहते हैं कि विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन, संगठन के विभिन्न भागों का परस्पर समायोजन, विभिन्न हिस्सों की गतिविधियों तथा प्रवर्तन का समय समय पर समायोजन ही समन्वय है, ताकि समग्र के उत्पादन के लिए प्रत्येक भाग अपना अधिकतम योगदान दे सके। टेरी का कहना है, कोऑर्डिनेशन is the adjustment of the parts to each other and of the movement and operation of parts in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole। समन्वय संगठन के अंगों का एक दूसरे के साथ व्यवस्थापन और अंगों के कार्य और गतिमानता का समय में व्यवस्थापन है। सभी जो संगठन के अंग हैं वो एक दूसरे के साथ साथ व्यवस्था स्थापित करें और जो संगठन के जो अलग अलग अंग हैं उनकी गतिमानता समय के साथ व्यवस्थित हो, ताकि प्रत्येक अंग संपूर्ण नतीजे में अपना सर्वाधिक योगदान दे सके। यानी कि जो प्रत्येक अंग है संगठन का, वो जो पूरा नतीजा जिसको काम प्राप्त करने के लिए पूरा संगठन काम कर रहा है,
उस संगठन के काम में संगठन का प्रत्येक अंग अपना सर्वाधिक योगदान दे सके, यह सुनिश्चित समन्वय के माध्यम से ही होता है। एल डी वाइट का कहना है, कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस causing distant elements to a concentration on a complex of forces and influences which cause the mutually independent elements to act together। एल डी वाइट कहते हैं कि समन्वय एक प्रक्रिया है जो विमुक्त तत्वों को शक्तियों तथा प्रभाव के आधार पर केंद्रीभूत करती है और जिसके फलस्वरूप स्वतंत्र तत्व परस्पर एक साथ काम करने लगते हैं। समन्वय वह प्रक्रिया है जो अलग संगठकों को शक्तियों और प्रभाव की एक संश्लिष्ट संरचना पर संकेंद्रित करती है, जो परस्पर स्वतंत्र तत्वों को एक साथ काम करने योग्य बनाती है। यानी संगठन क्या प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है संगठन जो क्या करती है, जो हमारा जो संगठन है उसके जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग संगठक है, अलग अलग भाग हैं, उन भागों की शक्तियों और प्रभावों, उन सब वो भाग जो कार्य करने में समर्थ, जो उनकी शक्तियां हैं और उन शक्तियों से जो प्रभाव है, उन सबको संगठन एक ऐसी प्रक्रिया जो एक संश्लिष्ट संरचना पर संकेंद्रित करती है। यानी संगठन के जो अलग अलग संगठक हैं, संगठन के जो अलग अलग भाग हैं, उन सब भागों को के कार्य और शक्तियों को एक संश्लिष्ट एक साथ संकेंद्रित करना, ऐसे संकेंद्रित करना कि जो संगठक अलग अलग स्वतंत्र तत्व थे, जो अलग अलग परस्पर स्वतंत्र थे, वो एक साथ काम करने लगते हैं। तो यह कहलाता है समन्वय, जो अलग संगठन के अलग अलग टुकड़ों को, अलग अलग तत्वों को, अलग अलग संगठकों को, जो उनकी शक्तियां और प्रभाव है, उनको इस तरह से जोड़ना है कि वे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने लगे। यह है एल डी वाइट का कथन है संगठन। इसके बारे में मैं दोबारा रिपीट करता हूं इसको इंग्लिश में। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस causing distant elements to a concentration on a complex of forces and influences which cause the mutually independent elements to act together। यानी कि जो स्वतंत्र तत्व हैं संगठन के, जो स्वतंत्र, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो भी समन्वय के कारण एक साथ आ जाते हैं और एक साथ कार्य करने लगते हैं। वो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स टू एक्ट टुगेदर, एक साथ काम करने लगते हैं। यह एल डी वाइट का कहना है संगठन के बारे में, समन्वय के बारे में। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ क्या कहते हैं? जेम्स सी चार्ल्सवर्थ कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन is the integration of several parts into an orderly whole to achieve the purposes of the undertaking। समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है? समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तमाम अंगों को एक व्यवस्थित संपूर्णता में जोड़ता है। यानी जो उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपक्रम के जो सब अंग हैं, उनको एक व्यवस्थित संपूर्णता में, यानी व्यवस्थित रूप से उन्हें एक कर देता है, उन्हें आपस में जोड़ देता है। यही है समन्वय। यह कहना है जेम्स सी चार्ल्सवर्थ का। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ कहते हैं कि उद्यम का प्रयोजन पूरा करने के लिए कई हिस्सों की एक व्यवस्थित समग्रता का एकीकरण समन्वय कहलाता है। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ थे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं जेडी मुनी की। जेडी मुनी संगठन के बारे में, इसके बारे में, समन्वय के बारे में क्या कहते हैं? जेडी मुनी का कहना है, जेडी मुनी का कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ ए कॉमन पर्पज। यानी उद्देश्यों को, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक समान उद्देश्य की पूर्ति के प्रयास में कार्यों की एकरूपता लाने के लिए सामूहिक प्रयासों का क्रमबद्ध व्यवस्थापन समन्वय कहलाता है। यह जेडी मुनी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली परिभाषा की। सैकलर हडसन क्या कहते हैं? सैकलर हडसन इस संदर्भ में कहते हैं कि समन्वय
काम के विविध अंगों में अंतर संबंध स्थापित करने का बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है, अत्यंत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। कोऑर्डिनेशन इज द ऑल इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ इंटररिलेटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क, यानी समन्वय काम करने के जो अलग अलग अंग है उन अंगों में अंतर संबंध स्थापित करने का बेहद महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सेक्युलरिज्म समन्वय कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबद्ध करने का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, यानी जो संगठन के जो अंग है, जो अलग अलग अंग है, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ सके, कैसे एक दूसरे साथ जुड़कर आपस में अंतर संबंध स्थापित कर सके। तो यह समन्वय काम के विविध अंगों में अंतर संबंध, काम के अलग अलग अंगों में, संगठन के अलग अलग अंगों में अंतर संबंध स्थापित करने का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य सेक्युलर हडसन ने समन्वय को बताया है। उपरोक्त परिभाषाएं यह स्पष्ट कर देती हैं कि समन्वय आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा काम है, आपसी सहयोग से कहीं अधिक बड़ा काम है। समन्वय केवल मात्र समन्वय नहीं है, ये कोई छोटी सी अवधारणा नहीं है। समन्वय को जब लागू करते हैं तो यह आपसी सहयोग से भी कहीं अधिक बड़ा काम बन जाता है। टेरी कहते हैं, टेरी के अनुसार समन्वय प्रयासों में मेल बैठाना है। समन्वय क्या है? प्रयासों में मेल बैठाना है। कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स। यह कहना है, वो आगे कहते हैं, while cooperation is the collective action of one person with another or others towards a common goal। आपसी सहयोग एक व्यक्ति का दूसरी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ एक समान उद्देश्यों की ओर उठाया गया सामूहिक कदम समन्वय कहलाता है। समन्वय सहयोग से कहीं अधिक है। समन्वय को सहयोग से भी कहीं अधिक बताया जाता है। समन्वय केवल सहयोग नहीं है, सहयोग से भी कहीं अधिक है, सहयोग से भी बड़ी चीज है। समन्वय समन्वय का अर्थ है प्रयत्नों की समकालिकता, यानी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, प्रयत्नों की समकालिकता, अर्थात प्रयत्न एक ही समय पर होने चाहिए। इसके संदर्भ में टेरी कहते हैं, टेरी एक कहानी सुनाते हैं, मनोरंजक कहानी का उल्लेख करते हैं टेरी समन्वय को स्पष्ट करने के लिए। टेरी कहते हैं कि एक लड़का था, उसको अगले दिन सुबह जल्दी ही उठकर ट्रेन पकड़नी थी। उसको सुबह जल्दी जाना था, तो ट्रेन पकड़ने के लिए वह सो रहा था। उस समय टेरी के समय में मोबाइल वगैरह की सुविधा नहीं थी अलार्म लगाने की, तो उस समय अलार्म की सुविधा नहीं थी, तो टेरी घड़ी अवेलेबल थी। तो जो लड़का था उस लड़के ने घड़ी अपने पास में रखी और सोने की तैयारी करने लगा। तो उसने क्योंकि उसे सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी थी और सुबह जल्दी उठना था, तो उसने और जल्दी उठने के लिए अपनी घड़ी को आधा घंटा आगे कर दिया। और आधा घंटा आगे करने के बाद वो लड़का सो जाता है। उसके सो जाने के बाद संयोग से उसके सो जाने के बाद उसके पिताजी आते हैं, क्योंकि उनके पिताजी को पता होता है कि उसको लड़के को सुबह जल्दी उठकर ट्रेन पकड़नी है। तो वह विचार करते हैं कि अगर तो वह भी घड़ी को आधा घंटा आगे कर देते हैं। आधा घंटा आगे कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर बेटा आधा घंटे पहले उठ जाएगा तो उसे अधिक समय मिलेगा तैयार होने के लिए। तो वो आधा घंटा आगे करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की मम्मी आती है, वो देखती हैं कि सो गया है, सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तो वो भी घड़ी को आधा घंटा आगे कर देती है। तो इसका परिणाम यह निकलता है कि घड़ी अपने निश्चित समय से 1.5 घंटा आगे चली जाती है। और इसका रिजल्ट यह होता है कि जब लड़का 1.5 घंटा पहले उठ जाता है, उसकी 1 घंटा की उसकी नींद मारी जाती है और वह उसे परेशान होना पड़ता है। तो यहाँ कहने की बात यह है कि सहयोग की भावना तो तीनों में थी। उस लड़के में भी थी सहयोग की भावना, उसके माता पिता दोनों में सहयोग की भावना थी, लेकिन दोनों के सहयोग की भावना तो थी, लेकिन प्रयत्नों की समकालिकता नहीं थी। अर्थात जो प्रयत्न किए गए सहयोग के लिए
वो एक ही समय पर नहीं हो पाए, इसलिए वो समन्वय स्थापित नहीं हो पाया दोनों के बीच में, और जिसका परिणाम उस लड़के को भुगतना पड़ा। इसी संदर्भ में भारतीय परिवेश में भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है कि एक घर में एक बहू है, एक उसकी सास है और एक उसकी ननद है। तो क्या होता है कि सुबह के खाने में कुछ नमक कम रह जाता है। जब शाम का खाना बनता है तब क्या होता है कि वो उनमें आपस में सहयोग की भावना है, लेकिन सहयोग की भावना के साथ साथ उस परिवार में अहम की भावना भी है। वो सहयोग तो करना चाहते हैं लेकिन सहयोग के लिए बात नहीं करना चाहते। तो जब शाम को जब सब्जी बनती है तो सुबह सबको ध्यान आता है कि सुबह नमक कम था, तो पहले तो बहू उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल देती है नॉर्मल डेज से। फिर जो नमक डाल के अपने और काम में लग जाती है, तब उसकी ननद आती है, वो देखती है कि सुबह तो नमक कम था, तो वो भी थोड़ा सा नमक और डाल देती है उसके अंदर और वो अपने चली जाती है। तब उसकी बहू की सास आती है तो वो भी उसमें नमक डाल देती है थोड़ा सा और परिणाम क्या होता है? परिणाम तो आप समझ ही गएंगे क्या होगा परिणाम। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर सहयोग की भावना तो है, लेकिन सहयोग की भावना के साथ साथ प्रयत्नों की समकालिकता नहीं है, अर्थात प्रयत्न एक ही समय पर नहीं होते हैं। यानी समन्वय के लिए क्या है कि समन्वय के लिए प्रयत्नों की समकालिकता भी जरूरी है, यानी आपस में समन्वय होना बहुत जरूरी है। समय जो कार्य जो किया जाना है वो एक ही समय पर किया जाए सबके साथ मिलकर। जो प्रयत्नों में व्यवस्था स्थापित की जाए, प्रयत्नों में व्यवस्था उनके बीच स्थापित की जाए, तभी समन्वय स्थापित हो पाएगा और तब जो सहयोग की भावना है वो वास्तव में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी, एकजुटता बढ़ेगी। इसीलिए समन्वय को संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। हमारी जो अगली जो क्लास होगी, हम अगली क्लास में हम समन्वय के प्रकारों के बारे में, समन्वय के महत्व के बारे में, समन्वय कैसे किया जाना चाहिए इस बारे में, समन्वय को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और समन्वय को प्राप्त करने में क्या क्या बाधाएं हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप यह तो जान ही चुके हैं कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। समन्वय के बिना संगठन के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। समन्वय के बिना संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। थैंक्स स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो क्लास के बारे में और इस YouTube चैनल पर आपकी क्लास के नए नए वीडियोस अपलोड होने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स। मैं डॉक्टर महेश कोटवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर बाबू सोबाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से आपको इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।